नमस्कार दोस्तों। फिर हम लोग लाइव हैं दक्ष टीवी के फेसबुक पेज पे और शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड की मॉर्निंग वॉक विद हीरा। हमारे साथ हीरा हैं। स्वागत है हीरा जी नए एपिसोड में। और आज का जो हम लोगों का मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा खेती खेती की उन्नति। हीरा, जैसा कि मतलब हम लोग मुद्दे की बात करें तो वैसा है कि हम लोग जो है बात जो करने वाले हैं खेती की है। वहाँ पे इस बात को बहस का मुद्दा बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज के डेट में धीरे धीरे जो हमारा नवयुवक है और जो हमारा एक कल्चर है वहाँ से खेती से धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। सही बात है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? भाई अभी देखो, खेती को लेके अगर जिस तरीके का जो हाल चल रहा है, वाकई में अपने लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि खेती ही एक ऐसा है जो सबको खाने के लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, जो होता है खेती से। हाँ। और खेती को ही अभी एक मतलब किनारे कर दिया जा रहा है। सीधी सीधी बात, उसके विकास, उसके उत्थान के लिए या लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए या उत्साहित करने के लिए ऐसा कुछ स्कीम या कुछ ऐसा स्किल बोला जाए वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग आज चर्चा उसी के ऊपर करेंगे कि क्या और खेती को बेहतर करने के लिए हम आप लोगों के बीच क्या एक नया चीज ला सकते हैं। जैसा कि मेरा ट्रेंड देखने की बात है, ये चीज़ें एक्चुअली ट्रेंड एक देखने को आ रहा है कि लोगों का जो है खेती से बिल्कुल मोह भंग होता जा रहा है। लोग जो है खेती छोड़ के शहरों में बसना शुरू कर दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी सारे काम करना चाह रही है लेकिन खेती करना नहीं चाह रही। जबकि हमारा देश जो है, हमारा भारतवर्ष जो है वो कृषि प्रधान ही रहा है। हमेशा से ही कृषि पर निर्भर देश रहा है, जिसके पास खाने के 100 संसाधन पहले से थे। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो बचपन अपना खुद का बीता हुआ है, मतलब आदमी खाने के मामले में इतनी सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्धता थी। हमारे घर में गन्ने की खेती होती थी, तो गन्ने से बने हुए बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप एक जनरल सी बात बताऊं अगर, तो आप ये एक ऐसी भी चीज़ थी कि एक समय कि होता क्या था कि जब हम लोग जो है बचपन में थे तो हमारे यहाँ पे जो सगे संबंधी हमारे आते थे तो उनके स्वागत के लिए भी अपने खेती से आए हुए चीज़ों को स्वागत के रूप में सामने रखते थे। जैसे कोई आता है तो पानी और स्वीट्स वगैरह ये सब देते हैं, सर्व करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग के यहाँ पे एक ट्रेंड था कि जैसे ये सर्दियों का टाइम है, जब अपन वो हो जाए दशहरा के बाद से एक्चुअली खेती शुरू हो जाती है, एकादशी के बाद। हाँ। तो उसके बाद से होता क्या था, तो गन्ने की पेराई रेगुलर हर घरों में होती थी क्योंकि वो पूरा इलाका गन्ने की खेती करता था। तो रेगुलर पेराई गन्ने की होती रहती थी और वो गन्ने के जूस को बड़े बड़े कड़ाहों में वो किया जाता था, उसको पकाया जाता था। पकाते समय भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते थे। पकाते समय उसको, उसमें बचपन में हम लोग क्या करते थे, अपने खाने के लिए उसी पकते हुए कड़ाहे में, उबलते हुए गुड़ के उबलते हुए कड़ाहे में हम लोग आलू डाल देते थे छील के या बिना छीले। ऐसे ही एक तार होता था, तार में पूरा आलू को पूरा एकदम वो माला बना देते थे, 20-30 आलू का, और उसमें डाल देते थे। तो वो गुड़ में पकता था आलू, और वो आलू निकाल के बाद में हम लोग बचपन में खाते थे। तो एक अलग ही तरीके का एक अलग। और दूसरी चीज होती थी, क्या है, वो गुड़ के बनने के पहले, मतलब जब उबल जाता था पूरा अच्छे से, तो उसमें क्या किया था, उसको थोड़ा सा गुड़ बनने के पहले तक उसको फिल्टर करके एक अलग जगह पर रख लिया जाता था। जो ऊपर में झाग आता है। झाग को नहीं, झाग तो खैर हम पशुओं को देते थे उस समय, वो उसको मही बोलते हैं एक्चुअली। तो वो पशुओं को दिया जाता था, उनके लिए भी बड़ा सेहतमंद था। लेकिन वो मही के बाद की जो प्रक्रिया होती, जब थोड़ा सा उबाल लगभग मोटा हो जाता था, वो रस जो होता था, जूस थोड़ा मोटा हो जाता था, तो उसको पहले फिल्टर करके निकाल लेते थे, जिसको राब के नाम से जाने, जिसको खाड़ बोलते हैं हम लोग। खाड़ बनाने के लिए ये प्रक्रिया होती थी। गुड़ बनने की पहले की जो प्रक्रिया होती थी, उससे निकाला जाता था, उसको अलग डब्बे में रख लिया जाता था। वो बाद में दानेदार हो जाती थी, मतलब जो शक्कर आप खाते हो ना, बिल्कुल 1 महीने 2 महीने बाद वो गुड़ का जो राब निकालते थे वो खुद शक्कर बन जाती थी, और वो शायद हार्मफुल नहीं थी। क्या आज का जो शक्कर बनाने का प्रक्रिया है ना, बहुत केमिकलाइज है। और वो जाके आज की डेट में डायबिटीज़ का एक कारण बन रहा है। वो केमिकल ही डायबिटीज़ का कारण बन रहा है। यहाँ तक कि आप देखोगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को गुड़ खाना अलाउ है, शक्कर खाना अलाउ नहीं है।
क्या है, डायबिटीज़ सिर्फ मीठे से नहीं होती, उसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो रहता है कि आपके जो केमिकल्स होते हैं वो आपका कहीं ना कहीं पेंक्रियाज को डिफेक्ट करते हैं, और पेंक्रियाज जो हार्मोन्स देना चाहिए वो नहीं देता है, तो इम्बैलेंस आ जाता है। तो गुड़ जो है नुकसानदायी नहीं होता। तो उस समय होता क्या था, गुड़ बनाने की प्रक्रिया के पहले वहाँ पे तो पहली बात तो हम लोग वो पूरा आलू जो रहता था निकाल के खाते थे, एकदम मीठा आलू, पका हुआ दूध उसमें, एक तरीके का मिठाई हो जाता था। और दूसरा क्या होता था, राब बन जाती थी गुड़ बनने के पहले, राब, फिर उसी से गुड़ बनता था। और मजे की बात, जब गुड़ बन जाता था तो जो कड़ाहा बचा रहता था उसमें बहुत सारा गुड़ लगा रहता था। हाँ। तो उसमें एक प्रक्रिया होती थी, उसमें पानी डाल दिया जाता था, और पानी जो होता था वो जैसे आज चाय बनती है ना, तो वो ऐसा टाइप का, उसको लोग हम लोग के वहाँ पे औटी नाम से बोलते थे, अभी क्या डिफरेंट नाम है, लेकिन वो एक चाय होती थी, एक स्वादिष्ट चीज, वो उसको लोग निकाल के गिलास में वो पीते थे। और उसके बाद की प्रक्रिया, जब वो जिस समय उसको सफाई करते थे तो बहुत सारा जो गुड़ का लेयर लगा रहता था, च्युइंगम, जो आज च्युइंगम का आविष्कार हुआ है, वो कहीं ना कहीं उससे इन्फेक्ट हो गए। मतलब हमारे वहाँ पे पाश्चात्य समय से उसमें जो लगा रहता था उसको पानी डाल के पहले उसको अलग हाथ से निकाल लेते थे, नहीं तो पिघल जाता था वो, तो वो निकालते थे और उसको लोग खाते थे। वो इतना टेस्टी होता था, वो उसका नाम था रियल में च्युइंगम। उसको वहाँ पे लोग जो है देसी भाषा में चेहुआ या ऐसा कुछ करके बोलते थे, उसी का संभ्रांत एक शब्द निकल आया च्युइंगम। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट होते थे, ये तो एक बात थी। दूसरा, इतने बगीचे थे कि आम हमें कहीं खोजने, यहाँ तक कि हम लोग बोरे भर भर के अपने रिश्तेदारों में आम भेजते थे। दूसरा, दादी क्या करती थी, आम का जूस निकाल के उसको सुखा देती थी तो अमावट बन जाता था, उसमें मसाले वगैरह लगा के पूरा साल भर हम लोग खाते थे। और उस टाइम में, आज के सीजन जैसे अभी जुलाई अगस्त का सीजन जो रहता था, ये हम लोगों का पीक टाइम रहता, बचपन का सबसे खूबसूरत मोमेंट। वो समय में हम लोग दिन भर जो है उस बगीचे में बैठे रहते थे। कारण क्या होता था कि आम गिरता था, बिल्कुल पेड़ का पका हुआ आम गिरता था, और हम लोग उसको इकट्ठा करते थे और चुपचाप एक चारपाई बिठाए, एक बाल्टी लिए, बाल्टी में पानी भरा और आम को पूरा उसी में डाल दिया। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, एक एक बाल्टी आम ऐसे खा जाते थे। और इतना अफराद होता था, इतना पर्याप्त मात्रा में होता था, पूरा परिवार, शायद उस समय खाने का कुछ वैसा कम ही जरूरत पड़ता रहा होगा। अब सोचो ना, एक बाल्टी आम को सही बात है। आज के डेट में आदमी 4 आम खरीद के लेके आता है और पूरा परिवार छील के टुकड़े खाता है। हाँ। मतलब वो एक जिंदगी जहाँ पे हम एक बाल्टी लेके आम खाया करते थे, और आज की ये जिंदगी जहाँ पे हम उसको छील के एक आम में 4 टुकड़े करके 4 लोग खा रहे हैं। सही बात। कितना परिवर्तन आ गया। ये तो एक चीज थी। दूसरा, वो जो गन्ने का जूस होता था, जिसका मैं आपको मतलब जिसका वर्णन कर रहा हूँ, जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो जैसे गन्ने की पेराई होती थी ना, तो उस समय क्या होता था, अभी भी आप कभी भी यूपी साइड में या हरियाणा में जाओ, अभी भी वो चीज़ें आपको ट्रेंड कभी कभी मिल जाएगा देखने को। अभी ऐसा तो बहुत दिन से मैं भी ऐसे समय पे नहीं गया हूँ, तो जिसे अभी का फ़िलहाल कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये अभी कुछ समय पहले तक ऐसा था कि वो जो गन्ने का जूस होता था ना, वो निकाल के उसमें दही मिलाया जाता था। और वो भी दही एक अलग लेवल का, यूपी साइड में बिल्कुल वो क्या होता था, कंडे में एक मिट्टी की मटकी में रख के दूध उबाला जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। तो दही भी जो बनता है वो लाल होता है। वो दही उसमें मिलाया जाता है गन्ने के जूस में, और वो सर्व किया जाता है। तो वो सोचो कि कितना टेस्टी। सही बात। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तीसरा, आलूदम। ये पूरा ट्रेंड सर्दी का टाइम पूरा आलूदम पे, जैसे आलू पैदा होती है, नई आलू आती है, उसकी छिलके उतारने के लिए लोग क्या करते हैं वहाँ पे, बल्कि क्योंकि आलूदम में खाना वाना तो भूल ही जाते हैं लोग। आलूदम को एक बोरी, मतलब ये जो अपना फट्टी का बोरा आता है, वो बोरे में ऐसे करीब 5 किलो 6 किलो इकट्ठा किया और 2 बार ऐसे ऐसे करके पटकते थे। आग कहाँ से दिखा? नहीं कुछ नहीं, ऐसे पटके। अच्छा, जमीन पर पटक, छिलका अपने आप अलग। अच्छा, मतलब वो टेक्नोलॉजी भी सोचो कितना कि आलू का छिलका जो है छीलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो नया आलू आता था, बोरे को ऐसे ऐसे 2-3 बार पटके, आलू का छिलका पूरा अलग, बस खाली हाथ से ऐसे ऐसे कर दो, पूरा छिलका गायब, धोया और आलूदम। पूरा परिवार आलूदम और वो गन्ने का जूस दही के साथ मिक्स, जिसको अभी एग्जैक्ट क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, वो लोग कुछ उसका नाम बोलते हैं। तो वो जो है शिखरन, उसको वो लोग वहाँ पे शिखरन बोलते हैं। तो ये और आलूदम, ये उन लोगों का मतलब कुल मिला के सुबह सुबह का नाश्ता हुआ करता था। तो वो एक लाइफ, पर्याप्तता वाली लाइफ। और आज आलूदम में हम 4 आलू
उसको काट के बनाते हैं और सारा परिवार खाता है। कारण क्या है कि अब वो उस मात्रा में उपलब्धता नहीं है, पैदावारी उस टाइप का नहीं रहा। दूसरा अपने पास तरबूज की खेती, इतनी खेती होती थी कि हम खेतों में बैठ के इतने तरबूज खा लेते थे, पेट भर जाता था। 4-5 तरबूज, आप विश्वास नहीं करोगे, तरबूज खा के खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खीरा के समय में खीरा खेतों में बैठ के खाना, भिंडी के समय में भिंडी खेतों में बैठ के खाना, मूली खेतों में बैठ के खाना, मटर खेतों में बैठ के खाना, और गन्ने को खेतों में जाके बैठ के चूसना, जितना चूस सको। तो वो जो पर्याप्तता थी, कहीं ना कहीं आज भी बहुत मिसिंग करते हैं, बहुत मिस होता है। और ये पर्याप्तता आज की जनरेशन शायद ही देख पाए। कारण क्या है कि हमारा कृषि से जो है मोह भंग हो रहा है। और आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, मेहनत कस नहीं है, मेहनत करने से बच रहा है, वो काम करना चाह रहा है जिससे उसके शरीर पे ज़्यादा जोर ना पड़े। काम करेगा लेकिन वो अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करना चाह रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अकर्मण्य है, लेकिन वो अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करना चाह रहा है जिससे उसे शारीरिक बल की, शारीरिक श्रम की आवश्यकता ना पड़े। और ये एक तो सबसे बड़ी बात, तो ये एक बीमारियों का कारण है। आज जो हम श्रम नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर का वेस्टेज नहीं निकल पा रहा है, वो शरीर में इकट्ठा हो रहा है। अब कोई भी चीज़, कचरा अगर कहीं पे इकट्ठा होगा तो आप सोचो क्या करेगा, सड़ेगा, कीड़े पैदा होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बदबू आएगी। तो वो हमारे शरीर के साथ भी हो रहा है अगर हम श्रम नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारे शरीर का जो कचरा होता है वो निकलने के 3 रास्ते या 4 रास्ते जो भी हैं। वो रास्ता पहला ये है कि हम सांस के थ्रू कुछ निकालते हैं, कुछ कचरा, ऑक्सीजन जो होता है डिटॉक्सिफाइड होता है सांस से, जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं। दूसरा होता है हमारा पसीना, तीसरा होता है मलमूत्र। ये हमारे तरीके होते हैं जिससे हमारा वेस्टेज बाहर निकलता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो मुझे लग रहा है पुराने ज़माने में लोग जो है, अगर एक कल्पना अगर है, कल्पना नहीं होगी, वो बिल्कुल हकीकत रहा होगा कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे ऋषि मनीषी थे, हजारों साल जीते थे। हाँ, तो मैं बिल्कुल संदेह नहीं करता हूँ उसमें। कारण क्या है कि आज आदमी ने कपड़े पहनने सीख लिए, कपड़े से खुद को ढकना सीख लिया, लेकिन एक जो हमारा शरीर की जो संरचना है वो इस तरह से है कि हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ऑक्सीजन शरीर में जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा एक लाइफ है, हमारे स्किन की लाइफ है, हमारी खुद की लाइफ है। लेकिन आज के डेट में व्यक्ति सिर्फ नाक से सांस ले रहा है, और आज कोरोना ने वो नाक से सांस लेना भी बंद कर दिया। आज हम लिमिट मात्रा में ऑक्सीजन अपने शरीर में डाल रहे हैं। सही बात है। वो भी मास्क से फिल्टर होके। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा हार्मफुल हुआ है कि हमारा जो शरीर था, पहले क्या होते थे, बिना कपड़ों के रहते थे। जो हमारे ऋषि मनीषी रहते थे बिना कपड़ों के, मतलब होता है, या फिर हमारे पास कपड़े कितने होते थे, अंतर जो हमारे अंग हैं उनको ढकने के लिए, बाकी का शरीर पूरा खुला होता था। और पूरा शरीर, आपको पता होगा कि हमारे रोम छिद्र होते हैं जो 2 काम करते हैं पूरे शरीर में। रोम छिद्रों को, ये बालों को आने के पीछे बहुत बड़ा कारण है जो शरीर में संरचना दिया हुआ प्रकृति ने, वो ये है कि वो रोम छिद्र 2 काम करते हैं। एक तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। हाँ। आप कभी कभी देखना जब आदमी को बिल्कुल मतलब बेचैनी हो जाए तो उसका मैं एक सरल सलूशन भी बता रहा हूँ, और एक वो तरीका भी है कि आप पैरों को थोड़ी देर खोल के हवा कर दो। गर्मी सर में हो रही है, आप पैरों को हवा थोड़ा सा ठंडा करके आप देखो 5 मिनट में आपको बहुत राहत मिलेगी। तो इसके पीछे लॉजिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा स्किन जो है हमने इतना ढक लिया है कि हमारा शरीर में ऑक्सीजन पहुँचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। जो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता था, मतलब सिर्फ हम नाक के थ्रू ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं, जो अब ले भी नहीं पा रहे हैं। तो जो हमारा शरीर के थ्रू ऑक्सीजन जाता था वो हमारे लिए शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को या अन्य जो हमारे वो चीज़ें हैं, अवयव हैं, उनको निकालने का बहुत बड़ा काम करता था, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की पर्याप्तता रहती थी। अब हम धीरे धीरे कपड़े पहनना शुरू किए, और इतने कपड़े पहनना शुरू किए, जैसे जैसे अमीर होते जा रहे हैं, हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो रहा है, तो वहाँ पे जैकेट, कोट और भी बहुत सारी टाई, पूरी तरह से हमने कपड़े को ढक लिया। और थोड़ा सा और है, जैसे लड़कियाँ हैं तो उनको कपड़े मतलब शरीर ढकने के नाम पे हमने इतने कपड़े पहना देने की कोशिश की कि यहाँ तक उनने मुंह भी बांध लिया। तो हमारे शरीर में ये एक्चुअली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, और हमारा शरीर ऑक्सीजन को प्रॉपर
कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और ये साइंटिफिक विषय है मेरा, ये साइंटिफिक विषय है जैसे कि इस बात पे साइंटिस्ट को रिसर्च करना चाहिए और समाज को इस बात में सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी कम क्यों हो रही है। सही बात है ना। जिस समय ऋषि मुनि के 1000 2000 तो वो कारण वही था। उसके बाद धीरे से ट्रेंड आया कि 100 साल 110 साल, अब ट्रेंड ऐसा आ गया है कि 60 और 40 भी मुश्किल है। हाँ 40 में लोगों को अटैक पड़ रहे हैं। कारण ये है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और ऑक्सीजन की कमी ना होने के ब्लड सर्कुलेशन, अभी बुढ़ापे में लोग आ जाते हैं। हाँ सही बात है। कारण क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी पड़ने से हमारा स्किन भी धीरे धीरे जल्दी से ढल जाता है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, बीमारियों का घर हम बनते जा रहे हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफाइड हमारा शरीर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरी चीज़ ये हो गई है, इसमें मैं थोड़ा बात अपना लेना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये हो गई, हम कृषि के तरफ नहीं जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो कृषि कर रहे हैं वो रासायनिक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। कारण ये है, उसको मजदूरों की बोलो चाहे लेबर लोगों की जैसे भी हो, एक तो उसकी कमी हो रही है। तो क्या कर रहे हैं, एक तो रसायन से खेती कर रहे हैं या आधुनिक कृषि यंत्र लगा के वो कृषि कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ हीरा कि क्या हो रहा है, लोग हम मुद्दे पे आने की कोशिश, हम ना जो खा रहे हैं वो केमिकल ही तो हमारा ये था कि कृषि छोड़ने से नुकसान क्या था, पहले अपन उस बात की चर्चा कर रहे थे। तो हमारे ऋषि मनुष्य जो थे इतनी लंबी लाइफ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो प्रकृति के साथ थे। उनने जंगलों को, उनने खेतों को बिल्कुल अपने स्तर से उसके साथ लगाव रख के अपने आप को रखा। तो हमारा जो शरीर था वो डिटॉक्सिफाइड होता गया और उनकी ज़िंदगी अच्छी रही। खान पान का इतना सब कुछ था, खेती होने की वजह से। गांव में जाने के बाद गांव में क्या मिलता था, लोग ज़्यादातर शहरों में कोई नहीं आता था। हमारे जो ऋषि मनीषी थे या हमारे जो ये कह लीजिए कि जिनका मांग के काम चलता था, क्योंकि ऋषि मनीषी भी बड़े भी रहते थे, लेकिन वो आके गाँव में कहीं ना कहीं भिक्षा याचन करते थे। वो भिक्षा के रूप में गाँव के लोग बहुत सारा कृषि से संबंधित खान पान की चीजें उनको दे देते थे। क्यों? क्योंकि खान पान की चीजें वो गांव वाले खुद खरीदते नहीं थे, वो उगाते थे उनके घर में और खुद से उगाते थे, तो इसलिए उनको देने में उतना ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। वो दुनिया भर के बहुत सारी चीजें दे देते थे। तो हमारे ऋषि मनीषी उन सब चीजों को खाते थे जो प्रॉपरली नेचुरल तरीके से उगाया जाता था। जिंदगी अच्छी थी, लोग खुशहाल थे, हमारे पास खाने की पर्याप्तता थी। घर कैसा भी रहा हो, लाइफ स्टाइल कैसी भी रही हो हीरा, लेकिन खाने के मामले में और सारी चीज़ों, स्वास्थ्य के मामले में हमारा जो पुराने पूर्वज थे, जो हमारी संस्कृति थी, बहुत अच्छी थी। सही बात है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं। और धीरे धीरे लोगों को मेहनत से दूरी लगने लगी। जाने क्यों लोगों ने वो छोड़ा, लेकिन लोगों को श्रम करना जो है थोड़ा सा दूभर टाइप का लगने लगा। इस वजह से लोगों ने क्या किया, ऐसे काम शुरू किए जिससे उनसे मेहनत कम लगे। और ये एक चलन जो आया वो कहीं ना कहीं हमें कृषि से दूर कर दिया। सही बात। आज के डेट में जिनके गांव में घर है, उनके पूरा परिवार शहरों में आके बसता है। कई बार तो एक ट्रेंड आया कि लोग क्या करते थे, जब स्विच कर जाते थे ऐसी जगह से, तो वो किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को जो है लगा देते थे कि भैया तुम मेरे खेतों में काम कर लो। अधिया, जिसको अधिया वर्ड, ये अधिया भी बहुत दिन तक बहुत अच्छा चला। ये भी फिर भी किसी खेती तो होती ही रहती थी, तो इसमें 2 परिवार पल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये अधिया भी जो है धीरे धीरे ट्रेंड ही खत्म होता जा रहा है। और एक ट्रेंड ये आ रहा है कि अब कुछ नहीं, गांव की जो प्रॉपर्टी पड़ी थी लोगों ने बेचना शुरू किया, लोगों ने उस पर घर बनाने शुरू किए। कहीं ना कहीं गाँव में क्या हुआ, ज़मीन थोड़ी सस्ती होने की वजह से जो हमारे बड़े धनाढ्य लोग हैं उनका भी ध्यान उधर गया। तो उनने 2 काम किए, या तो उनने उस जमीन को खरीद के खुद से कमर्शियल खेती करनी शुरू कर दी। ठीक है, वो कमर्शियल खेती कर रहे हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन या तो उनने वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह कुछ डाल दी, और वो गांव जो था हमारा वो भी नगरों में, शहरों में तब्दील होना शुरू हो गया। और बहुत सारे नए नगर शहर इसीलिए बने। सही बात, क्योंकि लोग अकर्मण्य होते जा रहे हैं, लोग मेहनत कश नहीं है। और जो लोग मेहनत भी कर रहे हैं तो वो ऐसी मेहनत कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है। अभी कोई जाके जिम में मेहनत कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन गांव में उनकी ज़मीन है। बहुत सारे ऐसे 90% लोग जिनके पास ज़मीन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहे हैं जो मेहनत उनको जरूरी है। मेहनत कर रहे हैं, पैसे दे के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे प्रोडक्टिव होना था वहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं। जहाँ मेहनत करने से उसको वापस पैसा मिले वो मेहनत। तो हीरा, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो खेती से
कितना अच्छी ज़िंदगी थी, खान पान बहुत अच्छा था। अब जैसे जैसे लोगों ने खेती बंद करना शुरू किया, इसको जो थोड़ा सा जिनके पास पूंजी थे, पूंजीपति लोगों ने उसको एक बिजनेस शुरू किया, कमर्शियलाइजेशन करना शुरू किया। और कमर्शियलाइजेशन में एक ही चीज़ होती है, क्योंकि उनको खुद खाना नहीं रहता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है और लोगों तक पहुंचाना है, एक ही चीज़ है। तो वहाँ पे उनने क्या किया, उगाने के बहुत सारे ऐसे कृत्रिम तरीके खोजने शुरू किए, ऐसे केमिकलाइज तरीके खोजने शुरू किए कि पैदावार तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो पैदावार कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर, जब हम उस अन्न को खाते हैं तो हमारे शरीर को जाकर केमिकल का जो रिएक्शन, हमारे शरीर का रिएक्शन है, वो केमिकल आके कहीं ना कहीं हमारे शरीर के केमिकल रिएक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य इशू शुरू हो जाता है। सही बात है। बीमारियों का घर हम होना शुरू हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ आज के डेट में, कोरोना में हमारा देश अभी भी इतना सुरक्षित है, उसके पीछे कारण है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। हीरा, इस चीज़ को कोई भी डिक्लाइन नहीं कर सकता, कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका में आज कृषि प्रधान नहीं था, लोग ऑक्सीजन से दूर थे, उनकी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई थी, इसलिए इफेक्टेड हुए। लेकिन हमारा देश अभी भी काफ़ी हद तक कृषि प्रधान था, या मेहनत कश अभी भी है, तो उसकी इम्यूनिटी अभी भी बनी हुई। हीरा, अगर ये हमारा देश ऐसा कृषि प्रधान रियल में होता जैसा पहले था, तो शायद यहाँ के कोरोना का दस्तक भी नहीं होता, जो आज इतना लॉस हुआ वो भी लॉस नहीं होता। सही बात है। दूसरी चीज़, अब अपन ये तो ठीक है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी की बात थी, लेकिन जो उपलब्धता, जैसे हमारे पास चावल इतना महंगा, गेहूं इतना महंगा, एक महंगाई बढ़ने का भी कारण कहीं ना कहीं हमारी मेहनत कश ना होना है, या हम कृषि से दूर हट गए। तो खान पान की चीज़ें जब महंगी होंगी तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, जहाँ क्योंकि बेस हमारा यही है, जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान थे। अब जो पैदावार पहले थी उसकी आधी पैदावार भी, जबकि उसको दुगना तिगुना होने की ज़रूरत थी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, लेकिन वो पैदावार अब उतनी भी नहीं रह जा रही है जितना पहले हुआ करती थी। लोगों ने वहाँ पे नगर बसा लिया और लोगों ने वहाँ पे खेती वाली जो ज़मीनें थी उन पर इंडस्ट्री लगा लिया, तो हमारे पास खेती की ज़मीन भी कम हो गई। और गांव में जो लोग जिनके पास खेती थी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से खेती चली गई, तो खेती भी नहीं कर सकते। पहली बात तो लोग करना ही नहीं चाहते थे खेती, उनने खेत बिक गए, अब वो खुद नौकरी कर रहे हैं। सही बात। नौकरी करके खरीद के लेके आते हैं, वो जो उगाते थे वो आज लोग खरीद रहे हैं। गाँव में भी लोग मैं देख रहा हूँ खरीद के खा रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, लेकिन खेती के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, वो खुद लोग खरीद के खा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो है इतने जो है सुकुमार जिसको बोलते हैं, कोमल हो चुके हैं कि उनको मेहनत करने के लिए बाहर धूप में खड़ा करना मुश्किल है। सही बात। इतनी इम्यूनिटी डाउन हो गई कि 5 मिनट किसी बच्चे को अगर धूप में खड़ा कर दिया जाए तो वो बंदा बेहोश हो जाएगा। तो हमारे जो बॉडी के स्टेमिना है आने वाले समय में बहुत कम हो गया, तो ये इस पे भी सोचना बहुत ज़रूरी है हीरा। आने वाले समय के लिए हमारी जनरेशन को इतना ज़्यादा भी वो नहीं करना है कि प्रकृति की जो हमारी एक वो है थोड़ा सा शक्ति है उसको भी बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि वो जनरेशन आप अभी जो है आप उनकी सुविधाओं का ख्याल जरूर रखे हो, उनको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी समझ लो कि आप उनकी ज़िंदगी छोटी कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप अपने बच्चों को ऐसी छोटी ज़िंदगी देना चाहते हो तो बिल्कुल आप भी ऐसी ट्रेंड पे अपनाओ, क्योंकि अगर रियल में आपको अपने बच्चे को, अपने जनरेशन को स्वस्थप्रद और खुशनुमा और लंबी ज़िंदगी अगर आपको देना है, बीमारियों से फ्री ज़िंदगी देना है, तो आपको वो काम की तरफ, उस खेती की तरफ आपको रुझान करना पड़ेगा। यही एक सलूशन है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात में हीरा है कि हमारा कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने देखा है यहाँ तक कि हमारे प्रशासनिक अमला, हमारा जो टॉप लेवल की हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकारें हैं, उनने भी इस पे सारी चीज़ों को बढ़ावा देने की बातें करते हैं। योगा को बढ़ावा दिया, योगा को पूरा नेशनलाइज कर दिया, आज के डेट में नेशनल योगा डे होता है, लेकिन कहीं भी नेशनल कृषि दिवस कभी नहीं मनाया जाता। सही बात। आप एक कृषि प्रधान देश में कृषि को, आपने कभी बेरोजगारों को ये चीज़ नहीं बोला कि भैया आप कृषि की तरफ बढ़ो, मैं आपका सहायता कर रहा हूँ। सही। लोगों को मोटिवेशन नहीं किया गया खेती करने के लिए, लोगों को उस चीज़ों की जो चीज़ें नहीं हैं उपलब्धता नहीं कराई गई। हम सिर्फ बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या कृषि रोजगार नहीं है? ऑब्वियसली बात है, कृषि चाय बनाना रोजगार है, पकौड़े बनाना रोजगार है, और भी बहुत सारी चीजें रोजगार है। क्या कृषि रोजगार नहीं है? क्या लोगों की जिंदगी को पालने के लिए कृषि से वो अपना जिंदगी नहीं पाल सकता?
आराम से पाल सकता है। देखो एक बात अपन बोले ना बीच में अभी कि व्यवसायी मतलब कमर्शियल कृषि, तो क्या कमर्शियल कृषि में रोजगार नहीं मिल रहे हैं? जिसके पास खुद की जमीनें थी आज वो भी कमर्शियल में रोजगार के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है हीरा, और ये हमारा लोगों की सोच की बात थी, हमने उतना उस तरीके से नहीं सोचा। हमारी मेहनत कस की जो स्थिति थी हाँ। वो खत्म हो गई। हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को कोमल बनाते जा रहे हैं। हाँ। और सिर्फ अपने जो है रंग रूप को संवारने में ही व्यस्त हो चुके हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। जो चीज़ें होती हैं, आज मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी लंबी चाहिए, तो एक ही चीज़ है, मेहनत करना पड़ेगा हीरा। और जो हमारे प्राकृतिक की जो शक्ति है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी। बर्दाश्त करने की क्षमता अपने को अपने शरीर में लाना ही पड़ेगा। अभी तो ठीक है, एक और दूसरी बात, मैं जैसा अभी कल का एक वाकया हुआ, बहुत ही दर्ददायक, कल के परसों की बात है। एमपी में अभी जो एक वो किसान, जिस व्यक्ति ने जो है वो हुआ है वहाँ पे, वो क्या है सरकारी ज़मीन पे शायद उसने खेती की हुई थी और सोयाबीन वगैरह लगाया था। वो किसान बेचारे ने 3 लाख रुपए कर्ज लेके खेती बाड़ी की थी पूरा, और अचानक प्रशासनिक अमला पहुँचता है और उसकी सारी खेती बाड़ी को जो है बुलडोजर चला के या वो सब करके उखाड़ के सब कुछ फेंकने की शुरू हो जाता है। जब वो मना करता है तो वो लोग नहीं मानते हैं और बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला आता है और उन लोगों को वहाँ से भगाने की कोशिश में करता है। यहाँ तक कि वो पति पत्नी पॉइजन ले लेते हैं, पॉइजन पी के उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है, फिर भी उनको लाठियों से मारा जाता है। छोटे छोटे बच्चे, जैसा मैं देख रहा था, वो बच्चे बिलख बिलख के रो रहे थे। वो मैं भी देखा। अगर ऐसा ये वाकया अगर हमारे साथ हो रहा है तो आप सोचो कि कृषि करने की तरफ कौन आएगा। इतना दर्दनाक, क्या हमारा प्रशासनिक अमला इतना ज़्यादा निर्मम हो चुका है? क्या वो ज़मीन छुड़ाना इतना ज़्यादा आवश्यक थी? क्या हम किसानों का, जिसको जो बोलते हैं कि किसानों की सरकार, क्या वो किसानों की सरकार है? ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उस लेवल पे उसको मारा गया। उसका वीडियो है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। सोचो अब किस तरह से हमारा समाज जा रहा है। हम इंडस्ट्रियों को लाखों करोड़ों की जमीनें फ्री में दे देते हैं कि आप आके यहाँ पे इंडस्ट्री डालो। क्या हमने उन गरीबों को खेती करने के लिए, मैं कहता हूँ उनको रजिस्टर मत करो, हाँ, उनको आवंटन करो। भैया मैं तेरे को 2 एकड़ जमीन दे रहा हूँ, हर व्यक्ति को 2 एकड़ जमीन मिलेगा, वो सरकारी जमीन रहेगी, तुम्हारा वो नहीं रहेगा। 1 साल 2 साल के लिए जैसे एक लीज होता है तो वैसे लीज में अपन वो करके करवा। हाँ, लीज में उसको सप्लाई, इतनी सारी जमीनें देश में पड़ी हुई हैं, लीज में उसको सप्लाई करो। बल्कि उसका टैक्स अगर चाहते हो तो थोड़ा बहुत टैक्स भी क्लियर करो। देश का इनकम बढ़ेगा और उस पर लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं उनको प्रोत्साहित करो। वो बेरोजगार लोग जाके खेती करेंगे जो उससे अर्निंग होगी। मैं तो कहता हूँ सरकार पूरी संपत्ति, खाली खेती करने को उनको सैलरी देना शुरू करे। हाँ, सैलरी देना करे खेती करने का, और पूरा का पूरा जो उपज आए वो सरकार खुद अपने पोजीशन में लेके उसको लोगों को सप्लाई करे। क्या ये हमारा एक अच्छा पहल नहीं होगा? सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों का दिक्कत है ना। हमारे युवाओं को इस तरफ मोल्ड किया है, योगा करने के लिए खूब मोल्ड किया जा रहा है कि भैया सब लोग योगा करो, योग रहो निरोग। लेकिन क्या खेती करने से योग शरीर का नहीं हो रहा है? क्या योगा प्रोडक्टिव है? योगा करके आदमी अपने शरीर को स्वस्थ तो रख सकता है, हाँ, लेकिन क्या उससे देश को कुछ मिल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप खेतों में जाके काम करोगे, मेहनत कश बनोगे, सारे के सारे योगा अपने आप हो जाएंगे। हाँ, अपने आप और हो देश को बहुत बड़ी चीज मिलेगी हीरा। देखो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दूसरा आपको वहाँ से इनकम भी मिल रही है। आपको अपन अभी क्या कर रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं जिम में, ठीक है, तो जैसे जिम जाते हैं अपन, तो जिम में क्या कर रहे हैं अपन, पैसा दे रहे हैं, शरीर बना रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, अपन पैसा भी लगा रहे हैं किसके लिए, शरीर बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर बगैर इन्वेस्टमेंट अपना शरीर बनेगा और अपने को और इनकम मिलेगी। बिल्कुल हीरा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें लोग जो है मेहनत का, मतलब जो मेहनत है वो गलत दिशा में यूज हो रही, जो नॉन प्रोडक्टिव है। अगर हम कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव सेंस आएगा, देश को भी कुछ मिलेगा, पर्सनल व्यक्ति को भी कुछ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उसको स्वास्थ्य मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा इससे क्या होगा, व्यक्ति, अभी होता क्या है, जब कोई में आप किसी भी मजदूर को आप देखोगे तो क्या खूब मेहनत करता है, पसीना निकलने लगता, कपड़े निकाल के
हाँ, किनारे रख के मस्त हवा लेता हवा है। लेते हैं। एक तो पहली बात वो जो अनुभव है उस हवा का, वो अनुभव को फील करने के लिए मेहनत कश होगे तो आप उस अनुभव, उस हवा का फील कर पाओगे। वो एसी भी आपको वो सुख नहीं दे सकती। यकीन मानो हीरा, वो एसी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अनुभव किया हुआ है। दूसरी चीज, जिस समय वो कपड़े पूरा निकाल देता है मजदूर, ये नंगाई नहीं है, उस समय हमारा शरीर क्या करता है, पूरा शरीर, रोम उसके जो है ऑक्सीजन खींचना शुरू करते हैं। हाँ। और जो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन की कमी है वो उसकी पूर्ति होती है हीरा। ये एक बड़ी एक साइंटिफिक चीज़ है। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो थोड़ा सा इस चीज़ को जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कि शायद अगर इस चीज़ को व्यक्ति अगर काफ़ी हद तक, मतलब 2 घंटे 4 घंटे भी पूरा शरीर को ओपन बदन थोड़ा ऑक्सीजन लेने के लिए अपने कुछ ऐसे वातावरण बनाए जहाँ पे वो ऑक्सीजन ले सके हीरा, तो ये इससे बेहतर जिंदगी कुछ नहीं होगी। शायद स्वास्थ्य में इस चीज़ का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि अगर वो थोड़ी देर के लिए कपड़े उतार के थोड़ा देर तक ऑक्सीजन अपने शरीर से एब्जॉर्ब करे, तो हमारी स्किन, हमारा स्वास्थ्य और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें कोई वो नहीं है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अपने हिसाब से वातावरण बनाए। अगर सामाजिक वातावरण नहीं बन पा रहा है तो, क्योंकि मैं इसमें नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग इसमें सामाजिक लोग मतलब इसको नग्नता की बात करेंगे, क्योंकि विदेशों में आप देखो, विदेशों में लोग कितने मतलब नंगे होके लोग जो अपना समुद्र के किनारे होता है उनके नीचे लेटे रहते हैं। क्या सन बात बोलते हैं, सन बात जिसको बोलते हैं, ये प्रोफेशनल एक तरीका है। मैं तो कहता हूँ आप अपने पास इससे ऐसी सुविधाएं कर लो, कोई चीज़ नहीं है, सब एक कॉमन सी चीज़। जिस दिन नग्नता हमारी आंखों से नहीं दिखेगी, हमारे सोच से नहीं दिखेगी, उस दिन समाज में नग्नता नहीं रहेगी, क्योंकि नग्नता हमारी सोच में है, हमारे समाज में है, हमारे मानसिक विकार है ये, इसलिए हमें नग्नता दिखाई देती है, जबकि वो शरीर की एक ज़रूरत है हीरा। वहाँ पे मैंने देखा है हमारे यहाँ पे बुढ़े जो थोड़ा 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो लाठी लेके चल रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, खटिए पे लेटे हैं। हाँ। लेकिन विदेशों में मैंने देखा है कि बुजुर्ग, ऐसे ऐसे बुजुर्ग 90-90 साल के बुजुर्ग विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ। देश याटन कर रहे हैं, देश दर्शन कर रहे हैं, देश को समझ रहे हैं, दूसरे देशों को समझ रहे हैं, सभ्यताओं को समझ रहे हैं। सोचो, वो एक हमारे यहाँ पे बुजुर्ग खटिया पे पड़े पड़े कर रहे हैं, और वहाँ के बुजुर्ग दूसरे देशों में जाके सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये बहुत बड़ी बात है हीरा, बहुत बड़ी बात है इसमें। सही है ना। और ये संपन्नता, यकीन मानिए संपन्नता आएगी जब आप खेती से जुड़ोगे। प्रशासन से, सरकारों से मेरा अपील है कि लोगों को खेती की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि लोगों का खेती में रुचि बढ़े। उनको, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको रिसोर्सेस दिया जाए, चाहे वो प्रोडक्ट खुद सरकार का क्यों ना हो, सैलरी बेस्ड किया जाए। मैं तो कहूँगा कि जो खाली सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं खाली, वो उन बेरोज़गारों को लीज पे 2 साल 4 साल 5 साल के लिए बांटो, ताकि आपस में झगड़ा भी ना रहे। लोगों को बांटो, हर किसी को समान रूप से बांटो, सबको खेती करने के लिए कहो। जैसे जैसे ये खेती होगी, हमारे शरीर में अनाज का, खाने पीने की कमी अपने आप कम होगी। जो महंगाई है हीरा, अपने आप डाउन होगी। हाँ, अपने ये बहुत बड़ी चीज़ है, महंगाई भी डाउन होगी। और हमें एक सबसे बड़ी चीज़ है हीरा, पारंपरिक रूप से अगर कृषि होगी तो हमारा जो केमिकलाइजेशन हमारे शरीर का है वो भी कम होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। सही बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हम इन पारंपरिक कृषि को बढ़ावा ना देके कमर्शियल कृषि को बढ़ावा देने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स आके अपने फार्म हाउस खोलेंगे, जो आज चालू हो चुका है हीरा, फार्म हाउस के नाम से हो चुका है। और ये चीज़ें वो जाके सारे लोगों को सप्लाई करेंगे, और फिर रेट उनका होगा, तरीका उनका होगा, क्या खिलाएंगे वो डिसाइड करेंगे, कितना केमिकल मिलाएंगे वो डिसाइड करेंगे, और आपकी ज़िंदगी कैसी चले ये वो डिसाइड करेंगे हीरा। सही बात है। अगर अपन महंगाई की बात करें तो महंगाई इसीलिए बढ़ती है कि उसकी उपलब्धता अपने पास कम होती है, और उस उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हमको कहीं ना कहीं बड़ी बात है हीरा, आगे बढ़ना। बेरोजगारी की बात हर कोई करता है, ये रोजगार है। हाँ, ये रोजगार है, लोग इसमें एंगेज होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों के पास काम होगा। जब लोगों के पास काम होगा तो शायद क्राइम भी कम होगा। सीधी सी बात है, क्राइम भी कम होगा, क्योंकि लोग अपने काम में एंगेज रहेंगे, दूसरी बात उसके पास इनकम रहेगी। हाँ, सबसे बड़ी जो चीज तो पारंपरिक स्रोतों के थ्रू उन कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। मेरी सभी से अपील है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे प्रशासनिक अमले तक ये बातें पहुँचे कि हम कृषि को एक युवाओं का रोजगार के रूप में उनको सौगात दें।
युवाओं को ऐसे कुछ मुहिम चलाएं जिससे युवाओं का इस कृषि की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़े और उनको ऐसे सुविधाओं को करवाइए जहाँ पे मेहनत कश है। तो हम वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो आज के डेट में क्या बोलते हैं उसको साधन है, कृषि के जो आधुनिक साधन है उनका इस्तेमाल करें। अगर वो मेहनत कश नहीं बनना चाहते हैं तो कम से कम देश के लिए प्रोडक्टिव तो बनेंगे। तो सभी से अपील है कि इसको दूर दूर तक शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह के बातें हम वापस शेयर करेंगे आपको, जो समाज की कुरीतियाँ हैं और जहाँ से हम समाज को उत्थान कर सकते हैं, ऐसी बातें आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे इस दक्ष टीवी से। जय हिंद।